हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसका नाम होगा यूपीएससी की दुनिया। ठीक है। और आज उस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो उसमें हमें ये देखना है कि जो संविधान का विकास हुआ था वो कैसा हुआ था, कैसे हुआ था, उसके लिए क्या क्या चीज़ें थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, एकदम आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा फोकस यही होगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन मैं उसको इस वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि वो आपको कहानी की तरह याद हो जाए। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये काफ़ी जो है, जो संवैधानिक विकास है, ये आपका जो है काफ़ी बोरिंग होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप बिल्कुल बोर ना हो। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस आप देखेंगे बेटा कि जो हमारे यहाँ संविधान का जो सिस्टम था, एक्चुअली में इसकी शुरुआत जो है 1757 के बाद से होती है। ठीक है। हम यहीं से संवैधानिक विकास देखते हैं और सबसे पहला जो आपका एक्ट आएगा वो 1773 वाला आएगा। ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1773 से हम स्टार्ट करेंगे और आज के इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ 1773 पढ़ने वाले हैं। उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके फीचर्स क्या थे और उसकी लिमिटेशन क्या थी, यानी उसमें कमियां कौन कौन सी थी जिसकी वजह से आगे हमें जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट मिलता है और फिर पिट्स इंडिया एक्ट मिलता है। ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन आपको समझ में आएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो स्टार्ट किया जाता है। एक्चुअली में हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला, कंपनी का शासन होता है बेटा, कंपनी का शासन होता है एक तरह से 1773 से लेके और 1857 तक। आपको पता होगा कि 1857 भयंकर युद्ध हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, विद्रोह हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है जो कि 1857 से लेके और 1947 तक इनका राज चलता है, यानी क्राउन का शासन यहाँ पे होता है। ठीक है। अच्छा, तो इस दो फेज को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे और ये आप जो है देख सकते हैं कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया था और उनके किन किन चीज़ों का हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पे क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम केवल और केवल संविधान की बात करें बेटा, तो सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना है जो कि 1215 में आया था। ठीक है, 1215 में ब्रिटेन का संविधान आता है जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन ये कुछ विशेष तौर पे आप उसको जो है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस राजा के टाइम में आया था? तो ये राजा के टाइम में आया था बेटा, किंग जॉन। ठीक है, किंग जॉन के टाइम में ये आया था 1215 में, जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था बेटा यूएसए का। किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बनता है, जो कि 1789 में बनता है। और इसकी खासियत क्या थी बेटा? तो इसकी खासियत ये थी कि हम इसमें जो है इसमें पहली बार ये डिसाइड किया गया था
कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। ठीक है, इसमें पहली बार ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। इसमें पहली बार गवर्नमेंट के पावर्स को जो है बांट दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, अच्छा अच्छा मैं इसका हिंदी टर्मिनोलॉजी भी यूज करते चलूंगा, आप बिल्कुल कंबाइंड बाइलैंग्वेज फॉर्म में ये चलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि विधिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था और उसके बाद न्यायपालिका को सर्वोच्चता दे दी गई थी। यानी न्यायपालिका जैसे आज भी हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम को ही हम जो है सबसे ऊपर मानते हैं, उसी तरीके से उस टाइम सबसे पहली बार जो है जुडिशरी सिस्टम को सबसे ऊपर रखा गया था। ठीक है, यही ये पहला संविधान था जिसमें बेटा फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। ये पहला संविधान था जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी और यही वजह है कि इसको हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर है? क्या ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वर्क कर रहा था, कैसे आया हमारी जिंदगी में और फिर जो है आज ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था। तो हम बात करते हैं बेटा कि जो 1773 एक्ट ऑफ 1773 आया था, एक्ट ऑफ 1773 जो आया था, ये क्यों आया था, आखिर में इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो एक्ट ऑफ 1773 की अगर पीछे की बात करें तो बेटा याद करिए 1599 सितंबर में, 1599 के सितंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है, लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में 1599 में। ठीक है, दिसंबर 1599 यानी 31 दिसंबर 1599 को एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की महारानी हैं, उनके द्वारा जो है इसको मान्यता दे दी जाती है कि जाइए और आप साउथ एशिया में जा करके बिजनेस करिए, अपना व्यापार बनाइए वहां। ठीक है, इनको एक मोनोपोली दे दी जाती है अपने म्यूचुअल बेनिफिट की वजह से। अच्छा, मोनोपोली में क्या है कि एक विशेष कंपनी को आप ये कह रहे हैं कि आप जाइए, एकाधिकार होगा आपका वहां पे, केवल और केवल आप ही राज करेंगे वहां पे, आप ही बिजनेस करिएगा। ठीक है, और इनको जो है केप ऑफ गुड होप से लेके और मैकलिन स्ट्रेट तक जो है इनको दे दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है 1600 ईस्वी में, वह भारत आती है और अपनी पहली कंपनी डाल देती है 1611 में। पहली कंपनी डालती है बेटा 1611 में और अभी तक एक्चुअली में तो वो एक बिजनेस कंपनी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने आई थी भारत में। तो एक कॉमर्शियल कंपनी आती है, हमारे यहाँ रहती है और उसके बाद उसके पास राजनीतिक शक्ति आ जाती है। कैसे, कब ये परिवर्तन आता है उसमें, तो आप देखेंगे बेटा कि उस टाइम का सबसे समृद्ध जो हमारा एरिया था वो कलकत्ता वाला था, यानी वेस्ट बंगाल उस टाइम सबसे समृद्ध था, इन सभी की नजर थी उस पर। ठीक है, लेकिन ये वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये पहुंचेंगे कैसे, तो आप देखोगे बेटा कि 3 बहुत बड़ी घटना होती है भारतीय इतिहास में, 3 घटनाएं जिसने कंपनी की सूरत बदल दी, यानी उनका तकदीर ही बदल गया और ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। सबसे पहला ये हुआ था प्लासी का युद्ध, वॉर ऑफ प्लासी। प्लासी में बेटा ये हुआ कब था, 1757 में सबसे पहला युद्ध होता है बेटा प्लासी का युद्ध, जो कि
23 जून को होता है। कब होता है? 23 जून में। अच्छा, 23 जून को प्लासी का युद्ध होता है। ये जो है मुर्शिदाबाद में होता है और जो कि जो है बंगाल में सिचुएटेड है। गंगा किनारे ये युद्ध लड़ा जाता है। किसके किसके बीच में लड़ा जाता है बेटा? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का जो नवाब था उस टाइम का, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और बंगाल ब्रिटेन कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके द्वारा उनके बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन किसी भी हालत में ईस्ट इंडिया कंपनी इस लायक नहीं थी कि वो हमसे प्लासी का युद्ध जीत पाती। लेकिन भारतीय थोड़ा लालची होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन लालच था, जिसकी वजह से हम लोग लगभग 200 सालों तक गुलाम बने रहे। हुआ ये था बेटा कि उस टाइम जो प्लासी का युद्ध, मैं इसको जो है इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे उसमें कि कैसे क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट में निकल जाते हैं कि सिराजुद्दौला जब उस पर राज कर रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि उनका ये डिमांड था कि किसी भी तरीके से अगर बंगाल हमारे कब्जे में आ जाए तो काम बन जाए, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे धनी था, इनको राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक प्लानिंग बनाते हैं और नवाब को हटा देते हैं। लेकिन नवाब को हटाना इतना आसान तो था नहीं, उसके लिए उनको युद्ध करना पड़ता। उन्होंने प्लासी के युद्ध का पूरा फिगर बना लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई साहब नवाब के पास 18,000 सेनाएं हैं और हम जमा जमाए 300 लोग, कहाँ जाएंगे? इतना मारेंगे सब, अगर प्लासी में उतर गए 300 लोग लेके बहुत तोड़ेंगे सब। ठीक, इस कूचे जाने के डर से उन्होंने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी और ये बाकायदा सबूत रखा हुआ है ब्रिटेन के इंडियन हाउस लाइब्रेरी में, जिसमें गुलामी के टाइम के लगभग 20,000 दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें क्लाइव के उस टाइम के 2 लेटर, 2 चिट्ठियां मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट से ये मांग की थी कि भाई थोड़ा सपोर्ट दो, नहीं तो प्लासी में अगर उतर गए 300 सेना लेके तो बहुत तोड़े जाएंगे। ठीक, वहां से इनको जो है मदद मिलती है और उसके बाद ये अपना एक दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं? ये कहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि सिराजुद्दौला का अगर कोई गद्दार मिल जाए, बंगाल में कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो सिराजुद्दौला से नाखुश हों। अब ऐसे मिलेगा कौन? तो उन्होंने अपने 2 जासूस भेजे और पता लगाया कि ऐसा कौन है जो लालच में अपने जमीर को बेच दे। पता लगाते लगाते उनको पता चला कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर कासिम, है ना, जो मीर जाफर, ठीक है, जो सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर, वो गद्दार था। वो इतना बड़ा लालची था कि वो दिन भर यही सोचता रहता था, हमेशा 24 घंटा उसके दिमाग में ये चलता था, बंगाल कब मिलेगा, ये बंगाल, मुझे बंगाल पे शासन करना है, मुझे ये बंगाल चाहिए। वो इतना बड़ा लालची था। वो आके बताए रॉबर्ट क्लाइव से, भाई साहब एक आदमी है, नाम है मीर जाफर, और वो इतना बड़ा गद्दार आदमी है कि वो तुम्हारे लालच के चक्कर में बंगाल क्या है, पूरा देश बेचने को तैयार है, और सिर्फ सिराजुद्दौला नहीं, उनकी 7 पुश्त भी बेच देगा, आप बस लालच दीजिए उसको। उन्होंने कहा ठीक। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया बेटा कि मीर जाफर को कहा कि हम तुमको नवाब बना देंगे अगर तुम इनके साथ गद्दारी कर दिए। और युद्ध का समय आता है, 23 जून को युद्ध में ये लोग जाते हैं, मीर जाफर गद्दारी कर देते हैं, इनकी पूरी सेना 18,000 में से मात्र 5,000 सेना जो है जाके लड़ने उतरती है, बाकी सब गद्दार। सिराजुद्दौला कह रहे हैं मीर जाफर कहाँ, अब हम तुम्हारे साथ थोड़ी ना है, हम उसके साथ हैं। धोखा। सिराजुद्दौला को तो पता ही नहीं था मीर जाफर बेवफा हो गए हैं। बस
अब हो गए तो क्या कहें, सिराजुद्दौला हार जाते हैं और प्लासी का युद्ध हमारे भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट घोषित हो जाता है। कंपनी के पास बंगाल का शासन है, लेकिन वो डायरेक्ट राज नहीं करता है, वो मीर जाफर के माध्यम से राज करता है। मीर जाफर को कठपुतली बना देता है। मीर जाफर अपनी इज्जत इस तरीके से खो बैठे होते हैं कि अब उनके दरबारी भी उनको क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का गधा आ गया। देखो, समझे? इस तरीके से जो है मीर जाफर के साथ व्यवहार किया जाता है, और ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, मात्र 3 साल, कहानी इनकी भी खत्म, छुट्टी कर दी जाती है और मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, इनके बेटे की हत्या हो गई थी, ठीक है, तो उनके दामाद मीर कासिम जो कि एक योग्य शासक था, उसको नवाब बनाया जाता है। खैर, प्लासी का युद्ध हम हार गए। दूसरी बड़ी घटना होती है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था बेटा 1764 में बक्सर नगर में, ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो है हमारे कहते हैं ना कि उम्मीदों पे पानी फिर जाना, एकदम ऐसे ही खेल हुआ था। इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ मीर कासिम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में आ चुके थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि ये हमको कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, सारा पैसा उठा के ये ले जा रहे हैं, हम कुछ अपने शासन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अपने लोगों के लिए, और हमारे अपने लोग हम ही को गाली दे रहे हैं, है ना। यानी जनता के सामने एक चेहरा था, किसका था? मीर कासिम। जौन गलती सब मीर कासिम, अब पैसा उठा के अंग्रेज ले जा रहा है। पता तो चल ही नहीं रहा था हो क्या रहा है। मीर कासिम ने कर दिया बवाल, कहा भाई साहब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हम तुमसे करेंगे युद्ध, आ जाओ। तो ये जो है इनकी इतनी ताकत नहीं होती है, चूंकि संगठन इनका कमजोर हो गया होता है, तो ये सीधे तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं भिड़ सकते थे, तो ये चले जाते हैं मुगले आलम शाह द्वितीय के पास। मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय के पास जाते हैं, जो खुद एक कमजोर शासक, ठीक, कोई औकात नहीं थी उनकी। वो इस कदर कमजोर हो गया था, एक समय था कि मुगल पूरे देश पे राज करता था, लेकिन वो इस कदर कमजोर हो गया था कि वो अवध के नवाब के पास इसलिए चला गया था कि भाई साहब हमारी रक्षा कर देना, आप हमारी रखवाली करिएगा। अवध का नवाब उस टाइम स्ट्रांग था, सियाजुद्दौला नाम था उसका, बढ़िया काम करता था वो। सियाजुद्दौला ने क्या किया, कहा ठीक एक काम करते हैं, तीनों मिल लेते हैं और मिल के चल के अंग्रेज को हरा देते हैं। ठीक, कहा ठीक, डेट तय, और लगभग 22 या 23 अक्टूबर 22-23 अक्टूबर को 1764 यानी 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। ऐसे टाइम में जो शाह आलम द्वितीय थे, उनकी बुद्धि हो गई खराब। उनको पहले ये यकीन था कि हम हार जाएंगे, और वो पूरे मन से लड़ाई नहीं बंदा, और पहले ही हारने से पहले ही जाके ईस्ट इंडिया कंपनी पैरों में गिर गया। कहा भाई गलती हो गई, अब गलती हो गई। इधर मीर कासिम कूटे गए, भाग गए, अकेले पड़ गए सिराजुद्दौला।
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ दिन तक युद्ध लड़े और उसके बाद जो है ये युद्ध इंडिया यानी भारत वर्ष हार जाता है। ये तीनों लोग मिलके हार जाते हैं। मीर कासिम भाग जाता है और भाग के दिल्ली चला जाता है। ठीक है। तो मीर कासिम भाग गया था दिल्ली और यहां पे सुजाउदौला कुछ दिन तक युद्ध करते हैं लेकिन बेचारे हार जाते हैं और बक्सर का युद्ध हमने खो दिया। बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो उनको पूरा यकीन हो जाता है कि अब पूरा भारतवर्ष हमारा है, क्योंकि मुगल शासन और उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग नवाब सुजाउदौला अवध का और मीर कासिम हरा दिए, अब तो ये सब कुछ हमारा है। शाह आलम द्वितीय पहुंच जाते हैं, उड़ीसा बिहार और बंगाल उठा के दे देते हैं, कहते हैं भाई साहब राजस्व और दीवानी आप ले लीजिए, हमारी जान बकस दीजिए, हमको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पेंशन उन्शन दे दीजिएगा, हम जी लेंगे। ठीक। मीर कासिम दिल्ली जाते हैं 1777 तक, बड़े मुश्किल से वहां जीते हैं छुप छुपा के और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। दोबारा से आके बंगाल लेने का जो उनका सपना है वो अधूरा ही रह जाता है। सियाजुद्दौला से एक ट्रीटी साइन कराई जाती है, संधि होती है और शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में भी एक संधि होती है जिसको हम इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। और ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इलाहाबाद संधि जो कि 1765 में हुआ था, इसमें जो है बंगाल का दीवानी वगैरह सब राजस्व वगैरह सब किसके हाथ में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और सियाजुद्दौला को क्या करना पड़ता है, 60 लाख रुपए देना पड़ता है युद्ध के नुकसान के तौर पे, और इलाहाबाद का किला जो है उनको देना पड़ता है और कड़ा क्षेत्र है उसको भी देना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी तो भाई साहब राजा हो गई थी, कंपनी राजा हो गई थी। इतना युद्ध लड़ने के बावजूद माहौल था ये उस टाइम भारत का, ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम फुल कॉन्फिडेंस, गजब प्रॉफिट, क्योंकि सब कुछ तो उसी का हो गया था। अब वो कॉमर्शियल से एक पॉलिटिकल कंपनी बन गई थी। ये वही टाइम था जब कंपनी व्यापार छोड़ के राजनीति में आ गई थी। छोड़ी नहीं थी, व्यापार तो कर ही रही थी, लेकिन राजनीति हस्तक्षेप चालू था और बिल्कुल चरम पे था। ऐसा होने के बाद अचानक से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि 1772 में कंपनी जाके ब्रिटेन में कहती है अपने सरकार से, भाई साहब हमको दिवालिया घोषित कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई तुम बंगाल जीत लिए, सबसे अमीर, अवध कब्जा, दिल्ली का मुगल बादशाह तुम्हारे जी हजूरी कर रहा है और तुम कह रहे हो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाए। कहाँ है भाई, तुम हमसे लोन मांग रहे थे। कंपनी जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाकर कह रही है 1 मिलियन पाउंड हमको लोन दे दो भाई। एक्चुअली में उस टाइम के वहां के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ, और उनके दिमाग में चल रहा था खुरापात। उन्होंने कहा ठीक, यही मौका है कंपनी पे लगाम लगाने का, और उन्होंने 17 एक्ट ऑफ 1773 रचा, और यही वजह है कि एक्ट ऑफ 1773 आता है। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि इतना कुछ होने के बाद ये कंपनी दिवालिया कैसे घोषित हो गई है। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब ये पूरा युद्ध ये जीत लेते हैं और ये एक कॉमर्शियल कंपनी या पार्टी से होके पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है,
तो जैसा कि डीलिंग हुआ था एलिजाबेथ के साथ कि हम आपको इतना देंगे, इन्होंने बढ़ा के 4 लाख पाउंड कर दिया पर ईयर। 1767 से देना आरंभ कर दिया। जो कंपनी के शेयर होल्डर थे 10% से बढ़ा के 14% देना शुरू कर दिया। एकदम बढ़िया कमा रहे थे, मस्त। आपको पता होगा बंगाल, महाराष्ट्र यानी बंबई और मद्रास, ये 3 जगह पे प्रेसिडेंसी चल रही थी। सब अलग अलग एकदम खुश, मस्त है। कंपनी में इतना भ्रष्टाचार हो गया था, पूछो नहीं। ये सब कारण है इनके दिवालियापन के। कारण एक और है कि जो तीनों एरिया थे, जो 3 स्टेट बना रखे थे इन्होंने, बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों के जो गवर्नर थे वो अलग अलग मौज में थे। उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, हमको जो मन करेगा वो हम करेंगे। और इसी में एक गेम हो गया था बीच में, किसके बीच, क्या नाम है, मद्रास के जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया था कि हैदराबाद निजाम के सपोर्ट में मैसूर पे आक्रमण कर दिया था। और मैसूर में कौन था? मैसूर में थे हैदर अली। मैसूर में हैदर अली थे और उन्होंने क्या किया, ये वॉर 3 साल तक चलता है। कितने साल तक? 3 साल तक। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये 1766 से लेके 1769 तक 3 साल तक ये वॉर चलता है और इसमें कंपनी हार जाती है। हैदर अली दौड़ा के मारते हैं इन लोग को बढ़िया से। इतना मार खाने के बाद गवर्नर को समझ में आ जाता है हो ही गया नुकसान, कंपनी को यहां पे हो जाता घाटा। ऊपर से जो उनके कर्मचारी हैं वो कंपनी की बातें नहीं सुन रहे हैं, इधर गिफ्ट उधर गिफ्ट लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी छोटे छोटे पैसे के लिए कंपनी पुर्जा उठा के बेच दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद बढ़िया पैसा कमाते हैं और कंपनी का नुकसान भरपूर कराते हैं। उधर ब्रिटेन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनीज बड़ा परेशान रहती है। वो कहता है भाई साहब अभी इन सब को जाए कुछ दिन हुआ नहीं, इतना पैसा कमा रहे हैं सब और ऊपर से ब्रिटेन को बर्बाद कर रहे हैं सब। ये करते क्या थे कि जब यहां से बहुत सारा पैसा लेके जाते थे तो ब्रिटेन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन में हस्तक्षेप करते थे। राजनीतिक हस्तक्षेप, पैसा हो गया था ना, तो मेंबर इनके पैसा है, चुनाव ये लड़ेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, है ना। आर्थिक गतिविधि, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी टाइम का था। आपको पता होगा 1730 से लेकर 1760 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। उसके बाद जो है सामाजिक एकदम बढ़िया मस्त जी रहे हैं। वहां जो माहौल था वहां का वो बिगड़ने लगा था। अब वहां की गवर्नमेंट सोची कि कुछ तो लगाम लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक और कारण था 1773 का एक्ट लाने के लिए, और वो कारण ये था कि कंपनी के लिए
जो सीओडी थे, कंपनी के जो सीओडी थे, जिनको हम कहते थे क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो सीओडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 हुआ करते थे, उनके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि उनके ऊपर हम कंट्रोल लगाएं। ठीक, एक्चुअली में ये जो है अधिकारी हुआ करते थे कंपनी का, जो देखते थे कि कंपनी को करना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक एक्ट लाते हैं और आपको कुछ सपोर्ट कर देंगे, और आप जो है चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। और फिर जो है फाइनली आ जाता है आपका एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, उसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक कारण था कि बंगाल में उस टाइम अकाल पड़ गया था। 1769 में बंगाल में अकाल पड़ता है। दूसरा कंपनी का नुकसान ये हो जाता है कि यूएसए में जो इनका चाय का कारोबार चल रहा था उस पर डच कब्जा कर लेता है। लगभग 85% जो ट्रेड है वहां का वो डचों के हाथ में चला जाता है। इससे कंपनी को हो जाता है भारी नुकसान और कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है। उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर पड़ रहा था कि ये वहां के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पे जो है असर डाल रहे थे, और दूसरा कि वो चाहती थी कि वो सीओडी के ऊपर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और उसके बाद जो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो जो लोग निकल के आए थे, एक नया बिजनेस वर्ग निकल के आया था, वो ये कह रहा था कि भाई साहब हमको भी उधर जाने का मार्केट दो ना। तो उनको भी मार्केट चाहिए था, तो उसका भी एक प्रेशर इनके ऊपर था। इसलिए ये चाहते थे कि हम क्या कर सकें, एक्ट ऑफ 1773 ला करके कंपनी के ऊपर थोड़ा सा अपना नियंत्रण बना सकें। कंपनी के ऊपर नियंत्रण आता है, और कैसे आता है, क्या करती है, एक्ट ऑफ 1773 लागू कराती है। अब एक्ट ऑफ 1773 में कौन कौन सी चीजें थी, क्या क्या कंपनी ने किया था, क्या क्या कंपनी के ऊपर लागू कराया गया था, तो आप उसमें देखेंगे बेटा कि एक्ट ऑफ 1773 में सबसे पहले तो सीओडी की व्यवस्था की गई थी। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश की गई, और उन्होंने कहा कि अब जो सीओडी है वो अपने सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू जो अफेयर हैं उनका इंफॉर्मेशन क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से शेयर करेगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसने 1+4 मेंबर बना दिए, 1+4 मेंबर बना दिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं जिसमें 1+4 मेंबर होते हैं। इस 1+4 मेंबर में पहली बार इनका जो हेड होता है वो गवर्नर जनरल होता है, जो थे वारेन हेस्टिंग, और ये 4 अन्य लोग थे जिनको आप ऐसे याद कर सकते हो, वाटरफुल, माइंड कूल, है ना। इसमें जो है वारेन हेस्टिंग थे जो हेड थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। उसके बाद इसमें वारवेल थे, फिलिप फ्रांसिस थे, फिर मानसन थे, और इसमें क्लेवरिंग थे। ठीक है, ये 4 लोग इसके अन्य मेंबर हुआ करते थे। इसने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके अंडर में मद्रास और मुंबई को डाल दिया। ठीक, इनके बीच का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसको बनाने की कोशिश की गई।
जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा पावर दे करके, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आपको पता होगा कि जो है पहले गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसी एक्ट के माध्यम से, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसकी हेड होती हैं हेड होते हैं एलिजा इम्पे, और एलिजा इम्पे के साथ 3 लोग और होते हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। एलिजा इम्पे को काम करने के लिए दिया जाता है HCL का लैपटॉप, और वो HCL में कौन कौन थे, तो हाइड थे, ठीक, C से चैम्बर्स थे, और L से लेमेस्टर थे। ये 4 लोग जिनको एलिजाबेथ खुद जो है नियुक्त किया करती थी, और इनका टेन्योर जो था, इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का था। इस तरीके से इसमें जो है व्यवस्था की गई थी इंडिया के लिए। COD के लिए क्या व्यवस्था की गई थी कि COD से ये कहा गया था कि तुम अपना सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर साझा हमसे करोगे, और ये जो COD का कार्यकाल है 1 साल का, इसको बढ़ा के कर दिया गया था 4 साल। इसका भी कारण था, एक्चुअली में जो COD थे जब वो 1 साल के लिए चुन के आते थे तो वो 1 साल पार्टी मनाने में लग जाता था। भाई साहब अब तो हम COD हो गए, अब तो जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक। यही करते करते साल भर बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था, अरे COD थे यार, साल भर बीत गया, अब क्या करें, ठीक। तो जो भी समय बीतता था लूट खसोट मजा देते थे, है ना। तो क्या किया गया कि इनका टेन्योर बढ़ा के 4 साल कर दिया गया, और हर 1 साल पे उनका जो है 6 मेंबर यानी 1/4 मेंबर को रिटायर कर दिया गया। तो इस तरीके से COD के ऊपर भी कंट्रोल हो गया, और इंडिया के लिए कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी, इसमें सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया गया था। कारण देखिए, क्या ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया था। तो इनकी लिमिटेशन क्या थी बेटा, कि इन्होंने ये तो कह दिया था कि हमको सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू का इंफॉर्मेशन देना, लेकिन ऐसी कोई बॉडी ही नहीं बनाई थी, ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई थी जो इन तीनों इंफॉर्मेशन को अपने पास ले करके और गवर्नमेंट तक पहुंचाए। यानी COD को रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था नहीं बनाई गई थी। दूसरी गलती इन्होंने क्या की थी कि गवर्नर जनरल का पोस्ट तो बना दिया था, लेकिन पावर का जो बंटवारा था, सेपरेशन था, वो नहीं किया गया था। अब गवर्नर जनरल कहे ये करो, गवर्नर का बात हम नहीं करेंगे, हमारा मन, ठीक। तो जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था तो इनके बीच आपस में विवाद होते रहते थे, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट के पावर को इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट कहा भाई नाम है सुप्रीम है, तो कैसा गवर्नर और कैसा गवर्नर जनरल, जितने भी मामले हुआ करते थे सब मंगा के सबको चेक करना शुरू कर देते थे। कुछ भी इसमें ये करो, उसमें वो करो। गवर्नर जनरल परेशान, ए भाई साहब हम गवर्नर, अबे तुम गवर्नर जनरल तो हम सुप्रीम कोर्ट, सुनते ही नहीं थे उसके। तो यहां पे जो है ये लिमिटेशन थी 1773 की, एक्ट ऑफ 1773 की, और इसी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, और उसके बाद आता है पेट्स इंडिया एक्ट, जो कि हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ और काम किए गए थे, जैसे घूस लेने पे या फिर कोई गिफ्ट लेने पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम वगैरह हैं ये सब आपको जो है हमारे इंस्टाग्राम का जो है PDF फॉर्मेट में वहाँ पे रख दूंगा, और वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है और आपको दे दूंगा, क्लियर है।
तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी कि आखिर में 1773 आया ही क्यों था और इसमें क्या क्या हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। जय हिंद।